क्या उस चंदे को, पैसा को समाज कार्य में नहीं लगाना चाहिए पार्टियों को? कि यहाँ पर गरीबी और अमीरी की रेखा को बड़ा किया जा रहा है। कुछ अमीर सारी गिरफ्तारी जो है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इलेक्शन को देखते हुए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अशोक पंडित, आप देख रहे हैं न्यू सिटी एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 19 में। आज हम बात करेंगे देश में जो चुनाव को लेके सारा माहौल है उसको लेके, और पूरे देश में अभी माहौल बना हुआ है ऐसा है कि विपक्ष डरी हुई है। कहते सत्ताधारी ईडी और सीबीआई को लेके विपक्ष को डरा रही है। वहाँ जहाँ तक देखा जाए, देश के राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने देर रात को। इस पर क्या कहते हैं हमारे समाज सेवी महेश कुमार सोनी जी, उनसे जानते हैं। आइए महेश कुमार सोनी जी, एक चीज़ बताएं आप, अभी लोकसभा चुनाव होना है, सारी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष डरा हुआ है। सरकारें कह रही है कि हमने विकास किया, विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ईडी और सीबीआई की वजह से डरी हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहें? ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय जो है सभी लोग ईडी से और सीबीआई से डरे हुए हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। हालांकि मैंने अभी कोई क्राइम नहीं किया है, ना फाइनेंशियली ना सिविल, फिर भी मैं डरा हुआ हूँ। क्योंकि जब हमारे नेता जेल में जा सकते हैं, जब हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें नेता को जेल में जाना, इसका मतलब है वो असंवैधानिक तरीके से होता है। यदि आपको लगता था केजरीवाल पहले से ही कल्प्रिट है तो 3 समन के बाद ही उसको जेल में डाल देना चाहिए था। उसने वेट क्यों करा? इलेक्शन से आचार संहिता लागू होने के बाद आपको उसको जेल में नहीं डालना चाहिए था। जब आपका पूरा का पूरा आचार संहिता ख़त्म हो जाती, आपका इलेक्शन ख़त्म हो जाता, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होती है आप उसे करने देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जब आचार संहिता खत्म हो जाता है, इलेक्शन खत्म हो जाता, लेकिन 7 बार संबंध जाने के उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये सारी गिरफ्तारी जो है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इलेक्शन को देखते हुए करी गई है। ऐसे में जो भी पार्टी इसमें, चाहे वो कंटेस्टेंट हो, इलेक्शन लड़ रही हो या कैंडिडेट हो, आचार संहिता लागू होने के बाद उस पर एक्शन थोड़ा डिले कर देना चाहिए, ताकि इलेक्शन पूरा होने के बाद उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए लीगल। तो थोड़ा ये अनडेमोक्रेटिक लगता है और थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि इसमें क्या, जब नेता जेल में जा सकता है तो आम आदमी की क्या बिसात है। पार्टी आरोप लगाती रही है कि प्रत्यक्ष पार्टी जो इसकी सरकार है, मोदी सरकार है, वो कहीं ना कहीं डरा रही है। लेकिन जो पार्टियां की हालत है, तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय खड़े होंगे, क्या उनकी क्या व्यवस्थाएं होंगी? क्या ऐसी वो भी डरे सहमे होंगे? देखिए, जो डर एक बार माहौल पैदा हो जाता है उसमें तो सभी लोगों को डरना पड़ता है, चाहे वो निर्दलीय हो या पार्टी वाइज हो। जिन पार्टी के नेताओं पे या किसी पार्टी के ऊपर कोई नैतिक हनन का एक केस लगा हुआ हो, उसको तो डरना ही पड़ता है। लेकिन डेमोक्रेटिक इलेक्शन करने के लिए आपको उस समय छूट दे देनी चाहिए, या कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी तो वो आपको 15 दिन पहले या 1 महीने पहले कर देनी चाहिए थी, ताकि उसमें जो है डेमोक्रेटिक माहौल जो बना हुआ है, वो लांछन जो लगा हुआ है आज की डेट पे सत्ताधारी सरकार पर, वो नहीं लगता। ऐसे में जो अपने निर्दलीय उम्मीदवार होंगे उन पे भी लांछन लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कानूनी पेचीदगियों से घिरा रहता है और उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। लेकिन फिर भी इलेक्शन होने के बाद या उससे पहले ये कार्रवाइयाँ होती हैं, उसे इलेक्शन के बीच में नहीं होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार अपने विकास के कामों को गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पार्टियां आरोप ये लगा रही है कोई विकास नहीं किया, उन्होंने कोई कार्य किया नहीं, सिर्फ ईडी और सीबीआई के नाम पे सिर्फ इलेक्शन कराई जा रही है। विपक्ष पार्टियां जितनी भी हैं, उनके कोई भी उम्मीदवार हुए डरे हुए हैं। तो महेश सोनी जी, एक चीज़ बताइए आप मुझे, आप भी समाज सेवी हैं, आप समाज के बीच बैठते हैं और कार्य करते हैं, तो क्या गौतम बुद्ध नगर में विकास के नाम पे जो भी ऐसा कुछ लगता है कि बड़ा कोई काम हुआ विकास के नाम पे? हमारे आम आदमी के जीवन पे कोई जीवन स्तर सुधरा हो तो उसको हम विकास मानते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ पर आवास की समस्या है, यहाँ पर अभी कई समस्याएं हैं जिसके बारे में
लोग उल्लेख करते हैं, लेकिन वो अपने आज़ादी के कारण बोल नहीं पाते हैं। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि ऐसा बोलने में कहीं ऐसा हमारा अहित ना हो जाए, क्योंकि उनको अपने छोटे छोटे बच्चे पालने होते हैं और उनकी पूंजी भी इतनी बड़ी नहीं होती है। अभी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में एक कहे मामला सामने आया है, उस पर घोटाला कहते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है। विपक्ष पार्टियां आरोप लगा रही कि सिर्फ बीजेपी को ही क्यों इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में उनको चंदा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी, बड़ी पार्टी हो, विपक्ष पार्टी हो, कोई सी पार्टी हो, जिनको चंदा के रूप में चंदा मिलता है, तो क्या उस चंदे को, पैसा को समाज कार्य में नहीं लगाना चाहिए पार्टियों को? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब भी किसी पार्टी को चंदा मिलता है, उस चंदे का एक विशेष अनुपात में मिलना चाहिए। इतना अधिक चंदा एक ही पार्टी को दिया जाता है, इसका मतलब वहाँ कोई पक्ष बना हुआ है, लॉबी बनी हुई है, जो अपने फ़ायदे के लिए उस चंदे को देती है और अपना फ़ायदा कराती है। तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या उस पैसे को, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां क्या कर रही हैं, पार्टियों को चंदा दे रही है, तो क्या समाज सेवा के लिए चंदा नहीं देना चाहिए? ये बहुत बड़ा गलत तरीका है चंदा देने का किसी पॉलिटिकल पार्टी को। आप चंदा ज़रूर दीजिए, लेकिन 1 करोड़ दीजिए, अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज दीजिए, वो चंदा अच्छा लगता है। लेकिन आपका प्रॉफिट भी नहीं है, आपके टर्नओवर भी उतने नहीं है, आप अधिक से अधिक चंदा दिए जा रहे हैं, उसके बाद आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे हैं, वो भी लाखों रुपए के, लाखों करोड़ों रुपए के लिए। ये थोड़ा सा एक पता करता है कि यहाँ पे कोई अनियमितता हुई है और हो रही है। वैसे तो किसी भी देश के अंदर कोई भी पार्टी इतना अधिक रूप में चंदा लेती है, उस चंदे को हमेशा अनैतिक माना जाता है, वो नैतिक नहीं माना जाता है, अनैतिक कार्य माना जाता है। और ऐसे में पार्टी के अध्यक्ष को उसमें से रिज़ाइन करना पड़ता है, ऐसा लोग करते हैं। कहीं ना कहीं चंदा जो इतने मोटे रकम में जो कंपनियां दे रही हैं, जो कई कंपनियां घाटे में भी है, नुकसान में, फिर भी चंदा मोटी दे रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक देश में जनता की हालत बहुत ही ख़राब है, लेकिन फिर भी चंदा बहुत मोटा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये एक मोटा तरीके से अगर आप देखोगे तो सिंपल प्रोसेस है कि यहाँ पर गरीबी और अमीरी की रेखा को बड़ा किया जा रहा है। कुछ अमीर लोग जो है, पूंजीपति लोग जो हैं, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, कॉरपोरेट बेनिफिट के लिए वो पार्टी को चंदा देते हैं और उस चंदे के सहारे वो अपने कई कार्य लेते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं। उसमें उनकी बोली भी अधिक लगती है और उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है और उसमें एक तरफ़ा उनको अलॉटमेंट किया जाता है, टेंडरों का एलोकेशन किया जाता है। वो भी हमारे देश में मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनियां चंदा देती है, उनको कहीं ना कहीं टेंडर ईजिली रूप पे मिल जाता है, लेकिन वही जनता बहुत सारे मेहनत करने, ग्राउंड पे अपने क्या कहते हैं टेंडर लगाने के बावजूद उनको टेंडर नहीं मिल पाता है। तो क्या मात्र एक रास्ता बच गया कि आप चंदा दीजिए और टेंडर लीजिए? देखिए, डेमोक्रेटिक वे में और कम्पिटिटिव वे में जब कोई टेंडर नहीं भरा जाता है या किसी पार्टी विशेष को या किसी कॉरपोरेट विशेष पूंजीवादी को विशेष सहायता हेतु ये कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो पेपरों में जैसे पढ़ते हैं या जैसा बताया जा रहा है, उसमें तो लगता यही है कि इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं पर इसका एक्शन है, कहीं पर उसका रिएक्शन है। तो इसमें जो एक्शन और रिएक्शन में जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ी, लाखों करोड़ रुपए के अंदर होता है। उसमें कहीं ना कहीं अनैतिकता नज़र आ रही है। यहाँ पर चंदा दो धंधा लो, ये तो बात नज़र आ ही रही है ऐसे कार्य का देखा जाए तो। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो बीजेपी पार्टी है या हमारी बीजेपी पार्टी सरकार चला रही है, वो नैतिकता के नाम पे अपने एक आदर्श के रूप में उन्होंने पिछले 10 साल से राज किया है। ये घटना कैसे घटी ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें जो भी अधिकारी है जो इसमें संतृप्त पाया जाता है उसको रिज़ाइन करना चाहिए, उसको पार्टी से निकलना चाहिए, ताकि छवि बने रहे। किसी भी राजनीतिक पार्टी की अगर छवि सही नहीं बनती है वोटरों के सामने, तो वोटर को 1 मिनट लगता है ऐसे मौके पे जब 2024 में इलेक्शन हो रहे हो उसको बदलने के अंदर। और ये बहुत बड़ी कमी नज़र आती है किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो।